नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए थमा चुनावी शोर। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों के लिए 1 जून को होगी वोटिंग। 7वें चरण में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज मैदान में। चुनाव प्रचार की आखिरी रैली में पंजाब से विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी। कहा, 7 पीढ़ी का पाप निकाल कर रख दूंगा। रैली के बाद कन्याकुमारी पहुंचे पीएम मोदी। 48 घंटे तक करेंगे साधना। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विपक्ष ने किया सरेंडर, तो पीएम मोदी के मौन व्रत पर विपक्ष गरम। ममता बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी, तो कांग्रेस पहले ही पहुंच गई इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। जमानत याचिका की दाखिल, ईडी की दलील के बाद 1 जून तक टली सुनवाई। ममता बनर्जी के भारी विरोध के बीच पश्चिम बंगाल में सीए के तहत नागरिकता देना शुरू। हरियाणा, उत्तराखंड में भी दिए गए प्रमाण पत्र। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनावी शोर अब थम चुका है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होने जा रही है, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। तो वहीं 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट है। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच में मुकाबला। साथ ही रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी जैसे कई दिग्गजों के दांव भी इसी फेज में है। 7वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। क्या कुछ चुनावी समीकरण बन रहा है? देखिए, चुनावी समीकरण तो ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बनारस से नहीं लड़ रहे, वो हर कंस्टिट्यूएंसी में लड़ रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री के नाम पे वोट कर रहे हैं। जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा है वो अपनी आंखें बंद कर लें। जिनको जो प्रोपेगेंडा करना है वो करते रहें। हकीकत यही है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है और लोग भारी संख्या में, और खास करके महिलाएं, ये सारे आंकड़े और सारे जो दावे हो रहे हैं टेलीविजन चैनलों के ऊपर, वो पूरी तरीके से धाराशायी होने वाला है। ये जो 57 सीटों पे हो रहा है, मेरी बात को मानिए, 45 से ज्यादा सीटें बीजेपी या प्रधानमंत्री की झोली में आएगी। क्यों? क्योंकि लोग प्रधानमंत्री मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना नहीं चाहते। जिस तरह का इमोशन, जिस तरह से समर्थन लोगों का मिल रहा है, खास करके गरीबों का, वो लोग जो आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुनते हुए देखना चाहते हैं। जी, तो चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर से जमकर गरजे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार की आखिरी रैली को संबोधित कर विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। इकोनॉमी और दैनिक जीवन से लेकर भ्रष्टाचार, आरक्षण तक के मसलों पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं अभी चुप बैठा हूं, जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा। पंजाब में आखिरी रैली को संबोधित कर पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंचे, जहां वो भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन की। इसके बाद विवेकानंद शिला जाकर वहां 1 जून तक ध्यान करेंगे। आखिरी रैली थी तो पीएम मोदी ने पूरी कसर निकाल दी। जमकर उन्होंने विपक्ष को घेरा है, लेकिन कन्याकुमारी को उन्होंने इस बार क्यों चुना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरह से गंदगी फैलाई विपक्ष के लोगों ने, नेताओं ने, जिस तरीके से पर्सनल अटैक किया, जिस तरह से सोशल मीडिया में उनके ऊपर अटैक किए गए, प्रधानमंत्री मोदी कभी उस तरह से जवाब नहीं देते। आप देखिए, पंजाब के अंदर कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दे, एफआईआर दर्ज करके उसको बंद कर दिया जाता है। जी टीवी के बारे में बताया जा रहा है, कोई
सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि बहुत जगहों पे उसको बैन कर दिया गया है। ये तानाशाही से लड़ेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने सही चेतावनी दी है और सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलेगा। चुनाव के बाद जो आपने कहा है कि भाई इन लोगों की पूरी पोल पट्टी खोलनी है, कंप्लीट इनको अकाउंटेबल बनाना है, इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। रही बात कन्याकुमारी की, तो प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनाव खत्म हुआ महाराष्ट्र गए थे, जब 2019 में चुनाव खत्म हुआ वो केदारनाथ गए थे, अभी चुनाव खत्म हुआ है वो वापस वहां मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। वो इसलिए जाते हैं कि उनको लगता है कि एक दो दिन वो शांति मन से जो है ध्यान करेंगे तो सरकार बनाने के बाद क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत और कैसे सरकार को आगे लेकर के जाना है उसमें उनको बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और कोई व्यक्ति ध्यान करने जा रहा है वो कोई थाईलैंड मसाज के लिए नहीं जा रहा है। तमाशा इन लोगों को बंद करना चाहिए। ये जिस तरीके से हर चीज़ को लेकर के इन लोगों ने बोलना शुरू इस तरीके से कर दिया है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी के जीवन को इन लोगों ने जो है खरीद करके पॉकेट में रख लिया है। विपक्ष तय करेगा प्रधानमंत्री क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अजीबोगरीब कुतर्क और अजीबोगरीब विपक्ष का रवैया नजर आ रहा है। जी, तो आखिरी रैली में पीएम मोदी ने प्रचार कर विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया, तो वहीं प्रचार के आखिरी दिन विपक्षी नेताओं की तरफ से कोई माहौल नजर नहीं आया। राहुल गांधी को झारखंड चुनाव प्रचार के लिए जाना था, तैयारियां भी पूरी थी, पर राहुल गांधी का दौरा कैंसिल हो गया। आज राहुल ओडिशा में प्रचार करते नजर आए। कह सकते हैं आखिरी दिन विपक्ष पूरी तरह से सरेंडर मोड में नजर आया। तो वहीं कन्याकुमारी में पीएम मोदी की तप साधना की खबर सुनकर विपक्ष बौखलाता भी नजर आया। विपक्षी नेताओं की तरफ से पीएम मोदी की साधना को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के इस ध्यान को टेलीविजन पर दिखाया गया तो उनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी। उधर मोदी के ध्यान के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग भी पहुंच गई। पीएम मोदी के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ध्यान लगाने की जरूरत तो 5-7 साल पहले थी। तो वहीं विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। पीएम मोदी के ध्यान तप साधना को लेकर विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए कितना डरा हुआ है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो अलग बात है, वो चुप हो जाएंगे, वो बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, वो ध्यान मग्न रहेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं। उससे भी इतना डर गए लोग। ये बैड लूजर्स, डिफिटिस्ट माइंड, हारा हुआ जो मनोबल जो होता है लोगों का, उसका परिचायक है। भाई प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे मीडिया जाएगी। अच्छा एक काम कर लो, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आप मीडिया अलाउ कर दो कि कहां कहां जा रहे हैं, हर जगह 24 घंटा लाइव करने के लिए। हिम्मत है आपकी? नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है। इनको लग रहा है कि भाई लोग टीवी पे देखेंगे। भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कहां लिखा हुआ है? मनोज सिंघवी साहब तो बहुत कानून के जानकार हैं, बेशर्म की तरह जो है एक ऐसे चीफ मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं जो जेल में रह करके त्याग पत्र नहीं दे रहा। ये मोरालिटी और एथिक्स की बात करते हैं। इन लोगों के पास इस तरह का माने कैसे ये समाज में आकर के इस तरह के कुतर्क को दे सकते हैं? इनसे पलट के सवाल करना चाहिए कि कहां लिखा हुआ है मौन रखना, ध्यान करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है। इन लोगों को दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी से घृणा है। सबसे बड़ी चीज यही है। इनको लगता है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है। ये कैसे हो गया? हमारे बाप दादा तो इतने बड़े खानदानी और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सिंघवी साहब एक राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाते और चले आकर के भाषण देने के लिए। ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है? वो विवेकानंद की जगह है और वहां पे वो जाएंगे तो मालूम चलेगा कि विवेकानंद के नाम पे जो है बंगाल में भी लोगों को जो है कुछ इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए वो वैसे ही पागल हो रही हैं कि टीवी वाले ना दिखाएं, टीवी वाले ना दिखाएं। भाई प्रधानमंत्री कहीं भी जाएंगे टीवी वाले दिखाएंगे। आपको जो करना है आप करें। और कानून में कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि आदमी ध्यान और तप नहीं कर सकता है। ये सब बेकार की बातें हैं।
इन लोगों को पता नहीं किस तरह से राजनीति ये लोग कंडक्ट करते हैं। भाई आप भी चले जाओ, राहुल गांधी को भेज दो केदारनाथ पे कि वो वहाँ पे ध्यान मग्न करे, उनको भी दिखाएंगे लोग। तो वो काम आपसे तो होगा नहीं, आपको तो जाना है लंदन, आपको जाना है विदेश, आपको जाना है थाईलैंड। तो आप छुट्टी मनाओ तो वो टेलीकास्ट करने के अलाउ नहीं है। कोई आदमी वीडियो निकाल करके चला देता है तो बहुत सारे फोन आने लग जाते हैं कि नहीं, प्राइवेट लाइफ को क्यों आप पब्लिक कर रहे हो। वो बेचारे वहां पे जा रहे हैं ध्यान मग्न होने के लिए, इनको ये दिक्कत है कि बेटे जिनको दिखाया जाएगा। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो सरेंडर करने की तारीख आने से पहले अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कल ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 7 दिन आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया था और आज केजरीवाल फिर से एक बार कोर्ट पहुंचे हैं। आज उन्होंने दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने इसके लिए अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वजन घट रहा है और इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट कराने हैं, जिस आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। ईडी ने कहा कि अगर उनकी सेहत खराब है तो फिर वो इतने जोर शोर से चुनाव प्रचार क्यों कर रहे थे। जमकर बहस हुई। इसके बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। 1 जून को अब रॉज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 2 तारीख को सरेंडर करना है, 1 तारीख को सुनवाई होगी। कोई राहत मिलेगी? हो गया 1-2 दिन की बात है, फिर वापस तिहाड़ जाना ही पड़ेगा। भाई देखिए, मैं बार बार कहता हूं, जजेस भी इंसान हैं, वो भी देखते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां सुनवाई नहीं हुई, कोई छूना नहीं चाहता, कोई अपना हाथ खराब नहीं करना चाहता इस तरह के केसेस को लेकर के। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता है कोई फैसला, देखिए उसके ट्रोल आर्मी जो है किस तरह से जजेस और सुप्रीम कोर्ट को गाली देना शुरू कर देते हैं। अब ये वापस उसी जगह पे आए जिसको ये लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, सिंघवी साहब, कि नहीं हम लोग तो रेगुलर बेल के लिए वहां नहीं जा सकते क्योंकि हमने बाकायदा अरेस्ट को ही इलीगल बता करके चैलेंज किया है। उसका फैसला जब तक आएगा नहीं, कोई राहत नहीं मिलने वाली। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद ये लोअर कोर्ट के अंदर कोई राहत नहीं मिलेगी। 2 प्ली उन्होंने किया है, एक वही बीमारी वाली कि 7 दिन और एक्सटेंड कर दो या फिर हमें रेगुलर बेल दे दो। तो रेगुलर बेल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि चार्जशीट में अब उनका नाम आ गया है। बाकी तमाम लोगों को, चाहे वो विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो, इसी केस में बेल नहीं मिल रहे हैं। तो उसी आधार पे केजरीवाल के लिए भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनको बेल मिल जाए। तो ये कहानी है 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तिहाड़ जाइए और तिहाड़ में ही जो है आप वहाँ ध्यान मग्न कीजिए। सीसीटीवी का फुटेज तो जा ही रहा है पीएमओ के पास और होम मिनिस्ट्री और एलजी के पास से ही आपने दावा किया था। तो दुनिया देखेगी कि भाई आप वापस वहाँ जा रहे हैं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से नागरिकता प्रदान की गई है। हालांकि अब तक कुल कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पर ममता बनर्जी, जो लगातार सीए का विरोध कर रही थी, मर मिटने की बात कर रही हैं, पर उनके विरोध के बीच में पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आगे भी क्या विरोध करेंगी ममता? देखिए, अब तो बहुत सारे लोग जिंदा हैं अभी। क्यों भाई, भाषण तो दे रहे थे बहुत सारे लोग, जान दे देंगे लेकिन सीए लागू नहीं होने देंगे। लेकिन लागू हो गया। सबसे ज्यादा उछल रही थी ममता बनर्जी सीए के खिलाफ। लीजिए, बंगाल में भी मिलना शुरू हो गया और इसका इम्पैक्ट अभी परसों जो चुनाव होंगे उसमें पड़ेगा। सीए जो है हकीकत में बदल गया। तो ये कहाँ है ये सारे लोग? तो 2 तरह के लीडर हैं, एक जो कह रहे थे कि भाई हम जान दे देंगे, लागू नहीं होने देंगे, और एक अमित शाह थे जो चीख चीख के कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस कानून को लागू होने से कोई रोक दे। तो अमित शाह जीत गए, ममता हार गई। तो इसका चुनाव में भी इम्पैक्ट होगा। और ये सारे लोग, ये मुस्लिम समाज को भी समझने की आवश्यकता है। ये सारे लोग जो शाहीन बाग के नाम पे मुसलमानों को इस देश में विलन बना रहे थे,
उन लोगों का देखिए रवैया, सब चुप है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान तक नहीं आया, कागजी कार्रवाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने से। तो ये मुझे लग रहा है सीए तो लागू होना ही था, ये केंद्र का कानून है, उसको लागू किया जाएगा और कोई ताकत इसे अब रोक नहीं सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।